कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 38वीं किस्त जर्द लाश का पहला हिस्सा। अंबर परेशान हो गया कि उस मकार औरत को क्या जवाब दे। वो बार बार अंबर से पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा जादू है। अंबर ने उसे बताया कि वो जादूगर नहीं है बल्कि महज एक सौदागर है। लेकिन मकार सराय की मालका भला कब मानने वाली थी। वो बार बार यही सवाल दोहरा रही थी कि अगर अंबर ने काले जादू के बारे में कुछ ना बताया तो वो उसे जान से मार देगी। खैर इस धमकी से तो अंबर डरने वाला नहीं था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, एक तो तुम्हारी सराय से मेरी अशरफियां चोरी हो गई हैं, दूसरा तुमने मुझे नौकरों से पिटवा कर कैद खाने में डाल दिया और तीसरा तुम मुझसे जादू के बारे में पूछ पूछ कर मेरी जान खा रही हो। जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मुझे कोई जादू नहीं आता तो तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती। मकार औरत एक डायन की तरह कहका मारकर हंसी। झूठे दगाबाज, मैं खूब जानती हूँ तुम काला जादू जानते हो। मुझे काले जादू की एक मुद्दत से तलाश है। अगर तुमने मुझे काले जादू का इल्म ना बताया तो मैं हबशी से तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगी और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। बोलो क्या सलाह है। अंबर बड़ा परेशान हो गया कि ये किस बला से पाला पड़ गया है। वो अपने आप को यूं ही जाहिर नहीं करना चाहता था। वो तो बड़ी खामोशी से जहाज में सवार होकर जापान की तरफ रवाना हो जाना चाहता था, मगर मकार औरत उसे उकसा रही थी, उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपना आप जाहिर कर दे। या शायद उस चालाक औरत ने सचमुच अंबर की आंखों में कोई पुरस्कार शय देख ली थी। अंबर ने आखिरी बार उस औरत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बड़ी भी मुझे जाने दो। मैं तुमसे अपनी अशरफियों के बारे में भी कोई शिकायत नहीं करता। बस तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो ताकि मैं कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ रुपए पैदा कर सकूं, जिससे तुम्हारा कर्ज भी चुकाऊं और व्यापारी से जापान जाने का इजाजतनामा भी हासिल करूं। लेकिन मकार बुढ़िया के सर पर तो काले जादू का भूत सवार था। बोली, बक बक बंद करो। मैं उस वक्त तक तुम्हें हरगिज हरगिज यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मुझे काले जादू का राज नहीं बता देते। याद रखो तुम्हारे सर पर मौत मंडला रही है। ये हबशी जो खंजर लिए खड़ा है सिर्फ मेरे एक इशारे का मुंतजिर है। बोलो क्या चाहते हो, मौत या जिंदगी। अब अंबर के सब्र का पैमाना टूट गया। वो समझ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके दोनों हाथ बड़ी मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने ख्याल ही ख्याल में सलामू की लाश का तस्वुर किया। सलामू की लाश उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी, उसके दांतों से खून बह रहा था। ये लाश सिर्फ अंबर को दिखाई दे रही थी। सराय की मालका और हबशी गुलाम उसे नहीं देख सकते थे। सलामू ने अंबर से पूछा, तुम यहाँ किस मुसीबत में फंसे हो अंबर। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं शकुंतला की तलाश में यहाँ पहुंचा था कि इस सराय में मेरी सारी की सारी अशरफियां चोरी हो गई। अब मैं इस मकार औरत की कैद में हूँ। ये मुझे बेहद तंग कर रही है कि मैं इसे काले जादू के बारे में कुछ नहीं जानता। सलामू की लाश ने खूनखान नजरों से सराय की मालका को देखा। सराय की मालका बड़ी हैरान हुई कि ये शख्स किससे बातें कर रहा है। हबशी भी हैरान था। उसने अंबर से पूछा, तुम किससे बातें कर रहे हो। अंबर ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया। सलामू बोली, ये जो सराय की मालका है बड़ी मकार और कातिल औरत है। इसने जादू टूने कर करके कई लोगों को मारा है। मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। सलामू की लाश ने मकार औरत के सामने अपने आप को जाहिर कर दिया। मकार बुढ़िया और हबशी ने जिस वक्त अपने सामने एक कफन पोश जिंदा लाश को खड़े देखा तो खौफ से उनकी चीखें निकल गईं। उनके पांव मन मन भर के हो गए। उन्होंने भागना चाहा मगर भाग ना सके। चेहरों पर सफेदी आ गई। सारा बदन खौफ और दहशत के मारे थर थर कांपने लगा। सराय की मालका का तो बुरा हाल था। आंखें दहशत के मारे फटी जा रही थी। अंबर ने उससे ऊंची आवाज में कहा, बोलो मकार औरत, अब तुम्हारा क्या इरादा है। तुमने जादू तावीज करके जिन जिन लोगों को मौत के घाट उतारा है, क्या मैं उन सबों का तुमसे बदला लूं। सराय की मालका की जुबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं हो रहा था। सलामू की कफन पोश लाश को अपने सामने देखकर उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। वो खुद एक लाश बन गई थी। मगर उसने अंबर की बात अच्छी तरह सुन ली। उसने आहिस्ता से हाथ जोड़ दिए। सलामू की लाश ने अंबर से कहा, मगर अब तुम जापान कैसे जाओगे। क्या मैं तुम्हें उठाकर जापान छोड़ाऊं। अंबर ने कहा, नहीं सलामू बहन, मैं एकदम से जापान नहीं पहुंच जाना चाहता। मैं शकुंतला को रास्ते में भी तलाश करना चाहता हूँ। क्या खबर वो कहीं रास्ते में ही किसी जहाज पर सफर करती मिल जाए। क्या खबर हालात कैसी शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए मेरा जहाज में दूसरे मुसाफिरों के साथ ही सफर करना बेहतर है। सलामू बोली, ये तो ठीक है अमर भाई, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारे पास अशरफियां कहाँ से आएंगी।
अच्छा, मैं इसका बंदोबस्त किए देती हूँ। सलाम्बू की लाश ने एक हाथ ऊपर उठाया, फिर जब हाथ नीचे रखा तो जमीन पर छन के साथ अशरफियों का एक थैला आन गिरा। ये अशरफियां तुम्हारे लिए काफी होंगी। सलाम्बू, ये तो बहुत ज्यादा है, सफर भी तो बहुत लंबा है। अंबर, तुम इन्हें अपने पास रख लो, रास्ते में काम आएंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। ये कहकर सलाम्बू की लाश गायब हो गई। काफी देर बाद सराय की मालका और हबशी को होश आया तो वो अंबर के कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अंबर ने कहा, मैंने तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था जब सलाम्बू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि वो तुम्हें हलाक करना चाहती है। मैंने उसे मना कर दिया था, मगर तुम बड़ी मक्कार औरत हो। ये लो अपनी एक रात की और खाने की अशरफियां। अंबर ने थैले में से 2 अशरफियां निकालकर बूढ़ी औरत के मुंह पर मारी और कोठली से बाहर निकल आया। मक्कार औरत और हबशी गुलाम उसे देखते ही रह गए। अंबर सराय से बाहर आकर सीधा व्यापारी के पास गया। उस वक्त वो घर में ही था। व्यापारी के घर का पता अंबर ने सराय से मालूम कर लिया। वो ये समझा कि शायद अंबर उसे उधार पैसे मांगने आया है। अंबर व्यापारी के पास आकर बोला, सेठ, मैं तुमसे उधार पैसे नहीं लेने आया, बल्कि तुमसे जापान जाने का इजाजतनामा लेने आया हूँ। व्यापारी ने झिड़क कर कहा, अबे जा भिखारी कहीं के, तू क्या इजाजतनामा लेगा? बोल, 2000 अशरफियां कहाँ से लाएगा? अंबर ने जेब से 2000 अशरफियों की थैली निकालकर व्यापारी के आगे रख दी। ये लो 2000 अशरफियां, और जल्दी से मुझे इजाजतनामा लिखकर अपनी मोहर उस पर लगा दो। व्यापारी ने उस पर बड़ा ताज्जुब किया कि उसके पास इतनी दौलत एकदम कहां से आ गई। उसने अशरफियों को बड़े गौर से देखा, ठोंक बजा कर परखा। बेहद खालिस सोने की अशरफियां थी। ऐसा खालिस सोना बहुत कम देखा गया था। उसने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा और बोला, मियाँ साहबजादे, तुम्हारी अशरफियां तो चोरी हो गई थी, फिर इतनी जल्दी ये रकम कहाँ से आ गई? अंबर ने कहा, मेरी रकम मुझे वापस मिल गई सेठ साहब। जल्दी से अब मुझे इजाजतनामा लिख दो। अभी लो मियाँ, अभी लो, तुमने रकम अदा कर दी है, अब तो तुम्हें इजाजतनामा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। व्यापारी ने अंदर से अपने मुंशी को आवाज दी और कहा, जल्दी से अंबर के नाम का एक जापान के लिए इजाजतनामा लेकर आओ। बहुत अच्छा जनाब। नौकर अंदर चला गया। व्यापारी ने अंबर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। ये बताओ लड़के कि तुम जापान इतनी दूर क्या लेने जा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई वहाँ रिश्तेदार रहता है? क्या तुम्हारा वहाँ कोई कारोबार है? अंबर बोला, मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा वहाँ कोई कारोबार भी नहीं। तो फिर क्या लेने जा रहे हो? अंबर ने कहा, सैर करने। व्यापारी ताज्जुब से उछल पड़ा, अरे ये क्या कह रहे हो? इतनी रकम खर्च करके तुम इतनी दूर महज सैर करने जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। जरूर तुम वहां किसी मार पर जा रहे हो। अंबर हंसकर बोला, तो फिर असल बात यह है कि मैं जड़ी बूटियों की सौदागरी करता हूँ। मैं समंदर पार जड़ी बूटियों की तलाश और तिजारत के सिलसिले में जा रहा हूँ। बोलो, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? व्यापारी बोला, अब बड़ा अच्छा ख्याल है। सौदागरी तो एक बड़ा इज्जत वाला पेशा है। मैं खुद पहले गर्म कपड़े की तिजारत करता था, मगर एक बार मुझे इस कदर नुकसान हुआ कि सारा कारोबार तबाह हो गया। अब जहाज़ों के इजाज़तनामे लिखता हूँ, 4 पैसे मिल जाते हैं, अच्छा गुजारा हो रहा है। अंबर ने पूछा, ये बताओ कि जहाज़ में कुल कितने मुसाफिर होते हैं? व्यापारी ने कहा, ये जहाज़ आमतौर पर छोटे होते हैं और इनमें 100-125 से ज़्यादा आदमी नहीं बिठाए जाते। मगर जिस जहाज़ पर तुम जापान जाओगे और जो कालीकट से सीधा यहाँ आ रहा है, वो एक बड़ा जहाज़ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस समुद्र में चलने वाले तमाम जहाज़ों से बड़ा जहाज़ है। खूब। अच्छा, ये कब तक जापान पहुँच जाएगा? यही कोई 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। अगर मौसम ख़राब हो गया तो महीना भी लग सकता है, मगर मौसम ख़राब नहीं होगा। आजकल मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। अंबर बोला, अच्छा आप बताएं कि इस इलाके में समुद्री डाकुओं के जहाज़ भी चलते हैं? व्यापारी एकदम खौफ से उछल पड़ा, अरे भाई, भगवान का नाम लो, समुद्री डाकुओं का नाम लेकर तो तुमने मुझे डरा दिया है। अरे भाई, समुद्री डाकू कहाँ नहीं होते, वो तो सारे समुद्रों में दंदनाते फिरते हैं। हाँ, कभी कभी हिंदुस्तान के साहिल पर भी निकल आते हैं, लेकिन कानूनी बंदरगाहों पर वो कभी नहीं आते। बस आज़ाद और गुमनाम साहिलों पर ही ज़्यादा ठहरते हैं। अंबर ने कहा, यहाँ से बहुत पीछे एक बंदरगाह है, वहाँ समुद्री डाकुओं के जहाज़ आकर ठहरा करते हैं। व्यापारी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, वो एक आज़ाद इलाका है, वहाँ किसी की हुकूमत नहीं, वहाँ रहते भी स्मगलर और डाकू ही लोग हैं। क्या तुम वहाँ गए थे? अंबर ने कहा, मैं उधर से ही होकर आ रहा हूँ। व्यापारी अंबर का मुंह देखने लगा। मियाँ, तुम आदमी हो या जिन? जिस जगह का नाम लो वहाँ से तुम पहले ही होकर आ रहे होते हो। भाई, तुम वहाँ किस लिए गए थे भला? सुना था कि वहाँ से भी जापान को जहाज जाते हैं। अरे भाई, वहाँ से तो चोर उचक्के और डाकू जाते हैं, किसी शरीफ आदमी का वहाँ भला क्या काम? इतने में नौकर इजाजतनामा लेकर आ गया। व्यापारी ने इजाजतनामे पर अपनी अंगूठी की मोहर लगाई और अंबर के हवाले करते हुए बोला, लो मियाँ, ये रहा तुम्हारा इजाजतनामा। अब तुम जहाज में
बड़ी आसानी से सवार होकर जापान तक का सफ़र कर सकते हो, लेकिन भाई वहाँ जाकर अगर हो सके तो मेरे लिए सूरजमुखी के फूलों का तेल ज़रूर भिजवाना। सुना है वहाँ पे तेल बेहद खालिस मिलता है। अच्छा भाई, मैं कोशिश करूँगा। अरे मियाँ, कोशिश क्या करनी है, बस भिजवा देना। जी कोशिश करूँगा। अंबर व्यापारी से उठकर जाने लगा तो व्यापारी ने पूछा, भाई अभी जहाज़ के आने में 4 रोज़ बाकी हैं, ये 4 रोज़ क्या सराय में रहोगे? नहीं। तो फिर कहाँ रहोगे? सोच कर बताऊँगा। व्यापारी ने अंबर के पास अशरफियों से भरा हुआ थैला देख लिया था। चाहता था कि अंबर उसके पास रहे ताकि वो उससे कुछ और अशरफियाँ बटोर सके, मगर अंबर उसके पास ठहरना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी गरीब आदमी के घर जाकर ठहरे और उसकी मदद भी करे। अंबर शहर के गरीब इलाके में आ गया। यहाँ अमीर लोगों के ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान नहीं थे, बल्कि गरीब लोगों के कच्चे घर थे जिनकी छतें भी टूटी हुई थी। अंबर ने देखा कि एक मकान का दरवाज़ा टूटा फूटा सा था और एक बूढ़ा सा आदमी सहन में बैठा पत्थर पर आटा पीस रहा है। अंबर ने दरवाजे में खड़े होकर बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने आटा पीसते हुए सर उठाकर अंबर की तरफ देखा और कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। अंबर ने कहा, बाबा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बेटा, गरीब के घर में रखा ही क्या है। अंबर बूढ़े के अच्छे अखलाक से बड़ा खुश हुआ। वो सहन में आ गया। बूढ़े ने कहा, बेटे तुम यहाँ अजनबी लग रहे हो, क्या बाहर से आए हो? अंबर ने कहा, हाँ बाबा, मैं रियासत बम्बिसार से आ रहा हूँ और आगे जापान की तरफ जा रहा हूँ। मेरे जहाज़ में आने में अभी 4 दिन बाकी हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं तुम्हारे घर 2-4 रोज़ के लिए ठहर सकता हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा किसी के घर मेहमान आए तो ये उस घर वाले की खुशकिस्मती है। मेरे घर को तुम अपना ही घर जानो। बेशक जितने दिन चाहे रह लेना, शौक से रहो। जो रूखी सूखी मैं और मेरी बेटी खाते हैं तुम भी खा लेना। अफसोस है कि मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारी ज़्यादा खिदमत न कर सकूँगा। अंबर ने कहा, ऐसी क्या बात है बाबा, मैं खुद गरीब हूँ, मुझे तुम्हारे घर में रहकर बड़ी खुशी होगी। इतने में बाहर से बाबा की बेटी भी आ गई। उसने सर पर खुश्क लकड़ियों का गट्ठा उठा रखा था। बाबा के पास अंबर को देखकर उसने सलाम किया। बेटी शकुंतला, ये हमारा मेहमान है। अंबर ने चौंक कर कहा, तो क्या इस लड़की का नाम भी शकुंतला है? बाबा ने पूछा, हाँ बेटा, मगर तुम्हें ताज्जुब क्यों हुआ? शकुंतला यहाँ बड़ा आम सा नाम है। अंबर ने कहा, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन शकुंतला मेरी एक बहन का नाम भी है। कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? बेचारी खो गई है, उसी की तलाश में जापान जा रहा हूँ, उसी की तलाश में दर बदर मारा फिर रहा हूँ। बाबा ने कहा, बेटे मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बहन तुमसे जुदा हो गई। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। मेरी बेटी शकुंतला का खामद भी मर गया, ये बेचारी बेवा है, मेरी बड़ी खिदमत करती है, बड़ी दुखी लड़की है। शकुंतला बहुत नेक और पाकीज़ा लड़की थी, जवानी में ही बेवा हो गई थी और अब बाप की खिदमत करके ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी। अंबर को दोनों बाप बेटी पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, बाबा तुम अपनी कश्ती क्यों नहीं बना लेते? कश्ती बनाकर तुम उसे किराए पर दे सकते हो और तुम और तुम्हारी बेटी इस मजदूरी और मेहनत से बच सकते हो। बेटा तुम तो राजे महाराजों की बातें करते हो, भला कश्ती बनाना कोई आसान काम है? कुछ नहीं तो 3000 अशरफियाँ चाहिए एक कश्ती के लिए, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। समंदर के किनारे जाकर बची खुची मछलियाँ पकड़ लाता हूँ, उसे ही भून कर हम दोनों खा लेते हैं। अंबर ने कहा, बाबा मुझसे तुम बाप बेटी की इस कदर गरीबी नहीं देखी जाती। मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद कर लाता हूँ। नहीं बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है। बाबा तुम चुपके से बैठे रहो। अंबर उठकर शहर के सबसे बड़े बाजार में आ गया। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। ये शहर का सबसे बड़ा कारोबारी बाजार था। अंबर ने यहाँ से खाने पीने की बेशुमार चीज़ें खरीदी। गोश्त, फल, सब्जियाँ, घी, मसाले, नमक, मिर्च, घर के लिए तख्तपोश, चादरें, कालीन, गर्ज ये कि हर शय खरीद कर वो बाबा के घर ले आया। उन लोगों ने ये तमाम चीज़ें देखी तो हैरान रह गए। बाबा ने कहा, बेटा ये तुमने तकलीफ़ किस लिए की? अंबर बोला, नहीं बाबा, ये मेरी खुशी की बात है। मुझे खुशी हुई है कि मैं तुम्हारे और अपनी बहन शकुंतला के लिए चीज़ें खरीद कर लाया हूँ। शकुंतला ने भी अंबर से कहा, भाई तुमने इतनी ढेर सारी चीज़ें क्यों खरीद ली? हम तो बहुत थोड़ी में गुजारा करने वाले लोग हैं। अंबर बोला, शकुंतला बहन फिर ऐसी बात मत कहना, तुम मुझे अपनी बहन की तरह प्यारी हो। भाई जब अपनी बहन को कोई चीज़ ला कर देता है तो उसे खुशी होती है, यही खुशी मुझे हुई। अंबर ने बाबा के घर में रहना शुरू कर दिया। उसने बाबा के घर का नया दरवाज़ा लगवाया, छतों और दीवारों की मुरम्मत करवाई, सामान नया लाकर सजाया, बर्तन नए मंगवाए। फिर दूसरे रोज़ शाम को खाने के बाद बाबा से पूछने लगा, बाबा अगर तुम एक कश्ती बनाकर किराए पर दे दो तो तुम्हें महीने में कितनी आमदनी हो जाएगी? बाबा ने कहा, बेटे एक कश्ती का किराया इस वक्त 100 अशरफी फ़ी महीना
اور 1 من مچھلی لگتا ہے۔ امبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ ایک کشتی کرائے پر بڑی اچھی طرح سے گزارا کر سکتے ہو۔ بابا نے کہا ارے بیٹا، ہم تو آدھی کشتی کے کرایہ پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے 100 شرفی ماہوار اور 1 من مچھلی ماہوار بہت دولت ہے۔ امبر نے کہا اور اگر بابا تمہارے پاس 2 کشتیاں ہوں تو پھر کیسا رہے گا؟ بابا ہنس کر بولا ارے بیٹا، کیوں غریب بوڑھے سے مذاق کرتے ہو؟ بھلا ہماری یہ قسمت کہ ہم 2 کشتیوں کے مالک بن سکیں، بس جیسے گزارا ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے۔ امبر خاموش ہو گیا۔ اسی طرح 4 روز گزر گئے۔ امبر بیپاری کے ہاں یہ پوچھنے گیا کہ کالی کٹ سے بادبانی جہاز کب آ رہا ہے۔ اس کا گزر اتفاق سے بازار سے ہوا، جہاں سرائے کی کالی کلوٹی مالکہ چبوترے پر بیٹھی گاہکوں کے لیے مچھلی بنا رہی تھی۔ امبر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی بھی سلام۔ سرائے کی مالکہ کے ہاتھ سے مچھلی نیچے گر پڑی، اس کا رنگ کالا زرد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ بت بنی امبر کو دیکھتی رہ گئی۔ امبر نے قریب جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لے جا کر 2-4 بار ہلایا اور پھر مسکرا کر کہا کیوں بڑی بھی، یہ بیٹھے بیٹھے تم پتھر کی کیوں بن گئی؟ سرائے کی مالکہ اٹھ کر ایک دم اندر بھاگ گئی۔ امبر مسکراتا وہاں سے آگے چل دیا۔ بیوپاری گھر پر نہیں تھا۔ امبر دوبارہ لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر بیوپاری کا انتظار کرنے لگا۔ بیوپاری کا مکان بازار کے چوک میں تھا، وہاں بڑی رونق تھی، ہر قسم کے لوگ آ جا رہے تھے، ان میں چینی بھی تھے، جاپانی بھی، افریقی بھی اور جاوا سماٹرا کے لوگ بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ امبر نے دیکھا کہ ایک امیر آدمی جس نے گلے میں سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے اور لباس ریشم کا ہے، دور سے ایک حبشی غلام کو بری طرح مارتا چلا رہا ہے۔ غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ لوگ اس امیر آدمی کو دیکھ کر پرے پرے ہٹ گئے، کچھ لوگ جھک گئے اور کچھ سجدوں میں گر پڑے۔ امبر نے ایک آدمی سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ اس آدمی نے حیرانی سے امبر کو دیکھا، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ امبر بولا بھائی، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس حبشی بیچارے کو کیوں مار رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا میاں، یہ شخص اس علاقے میں سمگلروں کا بادشاہ ہے، اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں، اس کے اپنے جہاز چلتے ہیں، شہر سے باہر اس کا عالیشان محل ہے۔ امبر نے کہا لیکن یہ بیچارے حبشی کو اس بری طرح سے کیوں پیٹ رہا ہے؟ کیا یہ اس کا غلام ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں بھائی، یہ شخص سمگلروں کے بادشاہ کا غلام ہے، اس کی عادت بن گئی ہے کہ یہ ہر سال آج کے دن دیوی دیوتاؤں کے نام پر اپنا ایک خاص غلام قربان کر کے سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ آج اس غلام کی باری تھی جسے وہ سمندر کنارے قریب کرنے کے لیے کھینچے لے جا رہا ہے۔ امبر کو غلام پر بڑا ترس آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہندوستان میں ابھی تک انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ سمگلروں کا بادشاہ اب چوک میں آ گیا، اس کے نوکر بیچارے مریل سے حبشی غلام کو کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ امبر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ جلوس شہر سے باہر سمندر کے کنارے ایک جگہ جا کر رک گیا، یہاں ایک پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا۔ سمگلروں کے بادشاہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا اے مقدس دیوی دیوتا، تم میرے گواہ رہنا، میں آج اپنی دولت میں سے تمہارے نام پر ایک غلام قربان کر رہا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے اور دولت دو تاکہ میں زیادہ غلام قربان کر سکوں۔ لوگوں نے سمگلروں کے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے۔ نوکروں نے وحشی غلام کو زبردستی چبوترے پر لٹا دیا۔ سمگلروں کا بادشاہ تلوار لے کر اس کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیچارے حبشی کی جان خشک ہو گئی، وہ رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ اس کی جان بخشی جائے، مگر وہاں اس کے سننے والا کون تھا؟ وہاں تو سب کے سب اس کے دشمن تھے۔ لیکن امبر نے اس حبشی غلام کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سلامو کو یاد کیا اور اسے آہستہ سے آواز دی۔ اچانک سلامو کی لاش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے امبر، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ امبر نے کہا سلامو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بہت کم یاد کیا۔ اس وقت میں اپنے لیے نہیں بلکہ قریب مصیبت کے مارے غلام کو بچانے کے لیے بلایا ہے جو مشکل میں ہے، اس کی جان پر بنی ہے، یہ لوگ اسے قتل کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی جان بچا لو۔ وہ دیکھو بیچارے حبشی کو قتل کرنے کے لیے چبوترے پر لٹایا جا رہا ہے۔ سلامو کی لاش نے دیکھا کہ چبوترے پر ایک حبشی غلام کو زبردستی لٹا دیا گیا اور اس کے سر پر ایک آدمی تلوار لیے کھڑا منہ ہی منہ میں منتر پڑھ رہا تھا، بس وہ اسے قتل کرنے ہی والا تھا۔ امبر نے کہا سلامو جلدی سے اسے بچا لو، نہیں تو یہ ظالم اسے مار ڈالے گا۔ سلامو نے مسکرا کر کہا امبر تم ذرا تماشا تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سمگلروں کے بادشاہ نے منتر پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول دی اور تلوار اوپر اٹھا کر حبشی کی گردن پر چلانے ہی لگا تھا کہ اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ حبشی اٹھ کر بیٹھ گیا اور سمگلروں کا بادشاہ پتھر بن گیا۔ وہ جس حالت میں کھڑا تھا اسی حالت میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ لوگوں میں شور مچ گیا کہ سمگلروں کا بادشاہ پتھر بن گیا ہے۔ حبشی حیرانی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمگلروں کے بادشاہ کو لوگوں نے ہاتھ ہلا کر دیکھا، ہلایا جلایا، وہ بالکل پتھر کا بن چکا تھا۔
स्मगलरों के बादशाह के एक गुलाम ने गुस्से में आकर हबशी पर तलवार मारनी चाहिए। उसके हाथ से भी तलवार छूटकर दूर जा गिरी और वो भी पत्थर का बुत बन गया। तीसरे गुलाम ने हमला किया तो वो भी पत्थर का बन गया। अब तो वहाँ कोहराम मच गया। हबशी उठकर खड़ा हो गया और सहमी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। वो हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। लोगों का दिमाग एकदम उलट गया। उन्होंने हबशी के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। वो समझे कि हबशी कोई देवता है जो गुलाम के रूप में वहाँ आया है। लोगों ने हबशी को फूलों के हारों से लाद दिया और उसे पालकी में बिठाकर मंदिर ले गए। सलाम्बो की लाश ने हंसकर अंबर से कहा, कहो कैसा रहा तमाशा? तुम चाहते थे कि हबशी की जान बच जाए, मैंने उसे आदमी से देवता बना दिया। बस अगर उसने कोई गलती ना की तो सारी जिंदगी ऐश करेगा, अच्छी से अच्छी खुराक खाएगा और मज़े से सोता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सलाम्बो गायब हो गई। अंबर को बड़ी खुशी हुई कि उसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल होने से बचा लिया। वहाँ से वो वापस चौक में व्यापारी के घर आ गया। मोटा व्यापारी वापस आ चुका था। अंबर से उसने जहाज़ के बारे में पूछा तो वो बोला, मियाँ तुम जहाज़ को रो रहे हो? यहाँ इंसान के रूप में देवता ज़मीन पर आना शुरू हो गए हैं। अभी अभी जो कुछ हुआ तुम्हें पता चला? क्या हुआ? अंबर ने अनजान मानकर कहा, मियाँ स्मगलरों का बादशाह एक गुलाम की कुर्बानी करने वाला था कि हबशी देवता निकल आया। वो पत्थर बनकर समंदर के किनारे खड़ा है और लोग उसे देखने चले आ रहे हैं। अंबर बोला, अरे हाँ, मैंने भी सुना है। भाई देवता लोग भी तो ज़मीन पर आकर सैर करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ कि जहाज़ कब आ रहा है? जहाज़? हाँ मियाँ, जहाज़ तो आज रात किसी वक्त भी यहाँ पहुँच जाएगा, बस तुम तैयार रहना। अंबर वापस बाबा के घर आ गया। रात उसने बड़े सुकून से बसर की। सुबह सुबह वो उठकर समंदर किनारे गया तो वहाँ एक तिजारती जहाज़ खड़ा था। वो एक बहुत बड़ा जहाज़ था और उसके मस्तूल पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। अंबर जहाज़ को देखकर बेहद खुश हुआ और वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर अंबर ने बाबा से कहा, बाबा मेरा जहाज़ आ गया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा और बहन शकुंतला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी जिस तरह खिदमत की, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। फिर भी मैं ये मामूली सी रकम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और अंबर ने 5000 अशरफियों से भरा हुआ थैला बाबा के सामने रख दिया। ये 5000 अशरफियाँ हैं बाबा, इनसे तुम 2 कश्तियाँ खरीद कर किराए पर चढ़ा सकते हो और अपने लिए नया मकान बना सकते हो। बाबा और शकुंतला खुशी से हैरान रह गए। बाबा ने कहा, बेटा तुम हमारे लिए जो कर रहे हो हम उसके लायक नहीं, ये तो बहुत बड़ी रकम है बेटा। अंबर ने कहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी को देखते हुए ये रकम बहुत थोड़ी है, बाबा तुम इसे अपने पास रख लो। शकुंतला बोली, भाई हम इस काबिल नहीं, हम तुम्हारे इतने बड़े एहसानमंद हैं कि इसका बदला नहीं उतार सकते। अंबर ने कहा, शकुंतला बहन तुम मेरी बहन हो, एक भाई को इजाज़त दो कि वो अपनी बहन की खिदमत कर सके। तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम इसे उठाकर अपने पास रख लो। उन्हें मजबूरन वो रकम उठानी पड़ी। अच्छा खुदा हाफिज़, ज़िंदगी रही तो फिर कभी मिलने ज़रूर आऊँगा। खुदा से दुआ करना मेरी बहन मुझे मिल जाए। शकुंतला और बाबा ने कहा, खुदा करे कि तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाए, हमारी नेक दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। अंबर बाबा के घर से रुखसत होकर समंदर के किनारे आ गया। जहाज समंदर में किनारे से ज़रा हट कर खड़ा था। उसका लंगर पानी में डूबा हुआ था और छोटी छोटी कश्तियाँ जहाज़ पर सामान लाद रही थी। एक जगह समंदर के किनारे कुछ लोग बैठे कागजात की पड़ताल करने के बाद जहाज़ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को एक कश्ती दे रहे थे। अंबर ने भी जेब से जहाज़ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को एक कश्ती पर सवार करा रहे थे। अंबर ने भी जेब से इजाज़तनामा निकाला और वहां जाकर पेश कर दिया। इजाज़तनामा देखने के बाद अंबर को भी दूसरे मुसाफिरों के साथ कश्ती में सवार करा दिया गया। जब दोनों कश्तियां मुसाफिरों से भर गईं तो वो लोग कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए। वो खुद भी कश्तियों में बैठ गए और कश्तियां जहाज़ की तरफ समुद्र की लहरों पर रवाना हो गईं। जब वो जहाज़ के नीचे पहुंचे तो ऊपर से रस्सियों की सीढ़ियां लटका दी गईं। मुसाफिर एक एक करके ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। अंबर भी जहाज़ पर सवार हो गया। अरशे के तख्ते पर आकर उसने देखा कि जहाज़ काफ़ी खुला खुला था। कैबन बड़े अच्छे थे। बादबानों का कपड़ा भी उम्दा और मजबूत था। चरखी पर पीतल के बटन लगे थे। जहाज़ी इधर उधर काम करते फिर रहे थे। अंबर ने अपने लिए कैबन ले लिया। उसके वास्ते उसे 500 अशरफियाँ ज़्यादा अदा करनी पड़ी थी। अब उसके पास 6-7 हज़ार अशरफियाँ बाकी रह गई थी, जो उसके लिए काफ़ी थी। जहाज़ अगले रोज़ सुबह के वक्त रवाना होने वाला था। अंबर कैबन में आकर बिस्तर पर लेट गया और शकुंतला के बारे में सोचने लगा कि जाने बेचारी इस वक्त कहाँ होगी, डाकू और ठग उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अंबर ने उठकर दरवाज़ा खोला। उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत औरत सर पर सुनहरी हार लपेटे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आपका नाम अंबर है ना? अंबर ने कहा, जी हाँ फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
सुनहरी औरत बोली, मैंने शहर में आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, मालूम हुआ कि आप जहाज में हैं, तो सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर लूं। मैं अंदर आ सकती हूँ? तशरीफ लाइए। सुनहरी औरत अंदर आकर बैठ गई। अंबर ने महसूस किया कि औरत की आंखों में एक खास किस्म की अयारी चमक रही थी। बहरहाल उसे क्या खतरा हो सकता था? अगर सुनहरी औरत के दिल में खोट था तो नुकसान उसी का होना था। अंबर का भला वो क्या बिगाड़ सकती थी? सुनहरी औरत ने पूछा, आप भी जापान जा रहे हैं? अंबर ने कहा, जी हाँ। और आप? सुनहरी औरत ने कहा, खुशकिस्मती से मैं भी जापान जा रही हूँ, आपका साथ रहेगा। अंबर ने पूछा, आप अकेली सफ़र कर रही हैं क्या? सुनहरी औरत कहने लगी, जी हाँ। जी नहीं। अंबर बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो घबरा रही थी। उसने उठकर बंद दरवाजे में से बाहर झांक कर देखा और फिर चुपके से कुर्सी पर बैठकर सर झुका लिया। अंबर ने पूछा, बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? क्या आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगी? सुनहरी औरत ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मुख्तसर ये है कि मैं मुल्क नेपाल के एक अमीर माँ बाप की बेटी हूँ। एक बार मैं अपनी नौकरानी के साथ मेले पर जा रही थी कि डाकुओं ने हमला करके मुझे अगवा कर लिया। वो मुझे उठाकर चीन ले गए। वहाँ से तिब्बत और कश्मीर से होते हुए हिंदुस्तान आ गए। अब मैं उनके चुंगल से किसी तरह भागकर इस जहाज में सवार हो गई हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे लगे हुए हैं और इस जहाज पर उनके दो साथी मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप मुझे उन जालिमों से बचाएंगे। अंबर पर सुनहरी औरत की कहानी का बड़ा असर हुआ। वो सचमुच उसे दुखी औरत मालूम होने लगी। उसने यूं ही उसके बारे में ख्याल किया कि वो अयार होगी। अंबर ने कहा, बीबी, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर जापान जाकर तुम लोगों से क्यों कर बच सकोगी, क्योंकि वहां तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। सुनहरी औरत बोली, जापान की बंदरगाह पर मेरा एक चचा ठेकेदारी करता है, मैं उसके पास चली जाऊंगी। जापान पहुंचकर मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। अंबर ने कहा, बहुत खूब। क्या तुम मुझे उन दो डाकुओं की शक्लें दिखा सकती हो जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? सुनहरी औरत बोली, हाँ, वो अभी नीचे जाकर कहवा पी रहे हैं। अंबर ने पूछा, आखिर वो तुमसे अब क्या चाहते हैं? सुनहरी औरत ने कहा, हकीकत में वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास उनका राज है। उन्हें डर है कि मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। ठीक है, तुम मुझे नीचे चलकर उनकी शक्लें दिखा दो। सुनहरी औरत अंबर को लेकर जहाज के दरमियानी हिस्से में आ गई, जहां मुसाफिर कहवे की छोटी सी दुकान के बाहर बैठे कहवा पी रहे थे। सुनहरी औरत ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, जो दो स्याह पगड़ी वाले आदमी बैठे कहवा पी रहे हैं, वही डाकू हैं। अंबर ने बड़े गौर से दोनों डाकुओं की तरफ देखा। उन्होंने भी सुनहरी औरत और अंबर को घूर कर देखा। अंबर ने सुनहरी औरत से कहा, तुम मेरे कैबिन में चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुनहरी औरत वापस अंबर के कैबिन में चली गई। अंबर वहीं बैठा था कि दोनों डाकू उसके पास आकर बैठ गए। एक डाकू बोला, नौजवान, तुम इस औरत के मामले में ना आओ, हम जाने और हमारा काम जाने, बेहतर है कि तुम खामोश रहो। अंबर ने कहा, एक दुखी औरत ने मुझसे मदद तलब की है, मेरा ये इखलाकी फर्ज और इंसानी फर्ज भी है कि मैं इसकी मदद करूं और इसे तुम ऐसे जालिमों से बचाऊं। इसलिए कान खोल कर सुन लो कि मैं उस औरत की जरूर मदद करूंगा। अगर तुम सारी जिंदगी भी उसके पीछे लगे रहो तो उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब उसके साथ खड़ा हूँ। दूसरे डाकू ने कहा, भाई, तुम ख्वामख्वाह क्यों दूसरे की मुसीबत में फंस रहे हो? तुम्हें भी मालूम है कि वो औरत कौन है। भगवान कसम, बड़ी मक्कार औरत है। तुम जैसे हजारों मर्दों को एक पल में उल्लू बनाकर रखते। अंबर ने कहा, जो कुछ भी हो, मैंने उसे बचाने का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अभी इसी वक्त पर जहाज से उतर जाओ। पहला डाकू बोला, ये कैसे हो सकता है? हम अपने सरदार को क्या मुंह दिखाएंगे? उसने हमें हुक्म दिया है कि उस औरत को जिंदा पकड़ कर लाएं और या उसकी लाश साथ लेकर चलें। अब तुम ही कहो, सरदार ने जब हमें खाली हाथ आते हुए देखा तो वो किस कदर क़यामत बर्पा नहीं करेगा। तुम हमारे सरदार के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। अंबर ने डांट कर कहा, सुनो, ना मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और ना तुम्हारे सरदार की परवाह करता हूँ। अगर तुम इस जहाज से उतरकर यहाँ से भागे नहीं तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ाकर लाशें समुद्री मछलियों के हवाले कर दूंगा। दोनों डाकू कुछ डर से गए। अंबर की आवाज में बड़ा रोब और दबदबा था। आखिर एक डाकू ने अंबर से कहा, भाई, अगर तुम भी हमारी तरह डाकू हो तो हमारे साथ मिलकर डाके डालो। अगर कोई जासूस हो तो फिर तुम परे हटकर बैठ जाओ। बकवास बंद करो तुम दोनों। अंबर ने गुस्से में आकर कहा, मैं एक बात तो दोनों को आखिरी बार और साफ साफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। अगर आज की रात के बाद मैंने तुम दोनों को इस जहाज पर देखा तो परसों तुम इस दुनिया में नहीं होगे। तुम्हारी लाशें समंदर में पड़ी होंगी। ये कहकर अंबर वहां से उठकर अपने कैबिन में आ गया। उसका ख्याल था कि वो सुनहरी औरत उसके इंतजार में होगी, लेकिन जब वो कैबिन में दाखिल हुआ तो वहां कोई नहीं था। कैबिन की एक एक चीज अपनी जगह से उल्टी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे कैबिन की तलाशी ली हो। अंबर का माथा ठनका। वो तेजी से उस मर्तबान की तरफ लपका जिसके अंदर उसने अशरफियों की थैली छुपा रखी थी। उसका दिल धक से रह गया। अशरफियों की थैली गायब थी।
अंबर जल्दी से अरशे पर आ गया, वहां से कहवा खाने में गया। दोनों डाकू भी वहां नहीं थे। उसने सारे जहाज का कोना कोना छान मारा, वहां ना सुनहरी औरत थी और ना दोनों डाकुओं को नामो निशान था। उसने अरशे पर आकर समुद्र के किनारे देखा, दूर घोड़ों पर सवार दोनों डाकू और सुनहरी औरत जंगल की तरफ भागे जा रहे थे। अंबर को पहले तो हंसी आई, फिर गुस्सा आया कि कमबख्त उसे लूट कर जा रहे हैं। उसके पास अब एक पाई तक नहीं बची थी कि जिसके बदले वो पानी का एक गिलास ही खरीद कर पी सके। जापान का सफर था, जगह जगह पर देश में पैसों की जरूरत थी। अंबर ने उसी वक्त उन दोनों से बदला लेने का फैसला कर लिया। अंबर ने उसी वक्त आंखें बंद करके सलाम्बू को आवाज दी और कहा, सलाम्बू, जंगल में एक औरत और दो डाकू तुम्हारी दी हुई सोने की अशरफियां छीन कर भागे जा रहे हैं। उन अशरफियों के छिन जाने से मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे सुनहरी औरत पर बहुत गुस्सा है, उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फौरन उन्हें रास्ते में पकड़ो और डाकुओं को उसी जगह कत्ल करके सुनहरी औरत को मेरे पास ले आओ। सलाम्बू मुस्कुराई और गायब हो गई। सुनहरी बालों वाली औरत अपने दोनों डाकुओं समेत घोड़ों पर सवार बड़े मजे से जंगल में से गुजर रही थी। वो बड़ी खुश थी। तीनों बड़े खुश थे कि उन्होंने एक सीधे साधे आदमी को उल्लू बनाकर उसकी सारी की सारी अशरफियां छीन ली। अशरफियों का थैला सुनहरी औरत ने अपने घोड़े पर रखा हुआ था। वो सबसे आगे जा रही थी। ये औरत उस गिरोह की सरदारनी थी। ये ठगों का गिरोह था जो इसी तरह भोले भाले लोगों को लूट लिया करता। अंबर को एक डाकू ने मक्कार औरत की सराय में ही देखकर ताड़ लिया था कि उसके पास काफी दौलत है। दोनों डाकू उसका पीछा करते रहे, फिर वो बूढ़े माहीगीर की झोंपड़ी तक भी साथ गए। अंबर जब जहाज पर सवार हुआ तो डाकुओं ने अपनी सरदारनी को खबर दी कि वो जहाज पर सवार हो गया है। चुनाचे सुनहरी औरत ने आकर अंबर के साथ चकनी चपड़ी बातें करके उसकी अशरफियों पर डाका डाल लिया। सुनहरी औरत ने कहका लगाकर कहा, बड़ा अहमक था ये नौजवान, मेरे जाल में बड़ी आसानी से फंस गया। मेरा ख्याल था शायद मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो तो बड़े काट का उल्लू निकला। डाकू ने कहा, वैसे तुम्हारी बड़ी तरफदारी कर रहा था, गधा कहीं का। हमें धमकी दे रहा था कि अगर हमने जहाज ना छोड़ा तो वो हमें जान से मार देगा। इस पर दोनों डाकू जोर से कहका लगाकर हंस पड़े। अभी उनके कहके खत्म नहीं हुए थे कि जंगल में रास्ते पर उन्हें सामने दरख्तों के नीचे एक कफन पोश लाश खड़ी नजर आई। घोड़े जोर से हुनहुनाना वहीं रुक गए। ये सलाम्बू की लाश थी। लाश उनके करीब आ गई। दोनों डाकू और सुनहरी औरत का रंग फक हो गया। लाश उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। तीनों को लाश का खून से भरा हुआ चेहरा देखकर पसीने आ गए। सलाम्बू की लाश ने एक हाथ ऊपर उठाकर एक डाकू की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जमीन पर गिरकर मर जाओगे। और वो डाकू जमीन पर तड़प कर गिरा और मर गया। सलाम्बू की लाश ने दूसरे डाकू की तरफ इशारा करके कहा, तुम जमीन पर गिरकर मर जाओगे। इसी आवाज के साथ ही दूसरा डाकू भी तड़प कर जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। अब तो सुनहरी औरत थर थर कांपने लगी। सलाम्बू की लाश ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तुम मेरे साथ चलोगी। इस आवाज के साथ ही सुनहरी औरत बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अंबर के कैबिन में जहाज पर थी। अंबर को अपने सामने देखकर वो हक्की बक्की रह गई। सलाम्बू की लाश कैबिन से बाहर खड़ी थी। अंबर ने सुनहरी औरत की तरफ देखकर तंजिया कहका लगाया और कहा, ऐ डाकू औरत, तू जालिम है। तेरे साथी भी जालिम थे जो अपने अंजाम को पहुंचे। अब तू भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। सुनहरी औरत एकदम अंबर के कदमों पर गिर पड़ी। तुझे तेरे माँ बाप का वास्ता, मुझे माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अंबर भी यही चाहता था कि वो तौबा करे। उसने कहा, तूने मेरे मरहूम माँ बाप का वास्ता दिया, मैं तुझे एक शर्त पर माफ करता हूँ कि तू वादा करके आइंदा कभी किसी को नहीं लूटेगी और बाकी जिंदगी शरीफ औरत बनकर बसर करेगी। सुनहरी औरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर वादा करती हूँ कि आइंदा से कभी डाका नहीं डालूंगी और हमेशा एक शरीफ औरत बनकर जिंदगी बसर करूंगी। अंबर ने अपनी अशरफियों की थैली लेकर तख्त पर रख ली। फिर थैली खोलकर उसमें से काफी अशरफियां एक अलग थैली में भरकर सुनहरी औरत को दी और कहा, ये रकम तुम्हारे शुरू के खर्च के लिए काफी होगी। जब तक ये अशरफियां खर्च हों तुम कोई मेहनत मजदूरी का काम तलाश कर लेना, अब तुम जाओ। सुनहरी औरत ने अंबर का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, तुम इंसान नहीं देवता हो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं इस जहाज पर से उतरकर कैसे जाऊंगी? जहाज तो चलने को तैयार है, सारी कश्तियां जहाज को छोड़कर जा चुकी हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, जो खातून तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ गई है वहीं तुम्हें यहाँ से ले भी जाएगी। तुम वापस जंगल में जाओगे जहाँ तुम्हारा घोड़ा उसी तरह दरख्त के नीचे खड़ा है। सुनहरी औरत बोली, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अंबर ने आवाज दी, सलामू बहन, इस औरत को वापस उसी जंगल में छोड़ आओ। सलामू ने अंदर कैबिन में आकर सुनहरी औरत के कंधे पर हाथ रखा। दोनों गायब हो गई। सलामू जाहिर ना हुई, मगर सुनहरी औरत ने अपने आप को जंगल में उसी जगह पाया जहां से वो गायब हुई थी। उसके दोनों साथी डाकुओं की लाशें जंगली दरिंदे उठाकर ले गए थे। सुनहरी औरत का घोड़ा उसी जगह दरख्त के साथ बंधा हुआ था। वो घोड़े पर सवार हुई और जंगल में गायब हो गई। अंबर के बादबानी जहाज का लंगर उठा दिया गया। कप्तान के हुक्म से उसके बादबान भी खोल दिए गए। बादबान में खुलते ही हवा भर गई और जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता खुले समंदर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। सब मुसाफिर अरशे पर आकर खड़े जहाज के चलने का तमाशा देख रहे थे। बंदरगाह के
درخت، شہر کی عمارتیں، مندروں کے مینار اور جنگلوں کے درخت، سبھی کچھ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا تھا۔ بادبانوں میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور جہاز کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کنارہ بہت دور رہ گیا۔ جہاز کھلے سمندر میں آ گیا۔ یہاں ہوا زیادہ کھل کر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار بھی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ مسافر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ جہازی عرشے کو پانی سے دھونے لگے۔ کچھ مسافر کھانا کھانے بیٹھ گئے، کچھ گپیں ہانکنے لگے اور کچھ کیبن میں چلے گئے۔ امبر اکیلا عرشے کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا اپنی بہن شکنتلا، بھائی ناگ اور ماریا سے ملنے کی پوری امید تھی۔ وہ بڑا پر امید تھا کہ ناگ اور ماریا کیوشو کے بادشاہ کے محل میں ہی ہوں گے۔ ایک خیال اسے یہ بھی آتا کہ ہو سکتا ہے وہاں سے وہ جا چکے ہوں، مگر وہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بہرحال امبر کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ شکنتلا کے بارے میں وہ زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ شیوا جی ٹھگ اسے لے کر جاپان کی کون سی بندرگاہ پر اترا ہوگا۔ ویسے اصولی طور پر اسے کیوشو میں ہی اترنا چاہیے تھا، کیونکہ جاپان کی اس زمانے میں یہی ایک تجارتی بندرگاہ تھی جو مشہور بھی تھی اور جس کا رخ کھلے سمندر کی طرف تھا۔ باہر سے جو جہاز بھی آتا وہ اسی بندرگاہ پر لنگر ڈالتا۔ پھر امبر کو خیال آیا کہ شکنتلا نے تو سمندری ڈاکوؤں کے جہاز میں سفر کر رہی ہے، خدا جانے وہ کون سی غیر قانونی بندرگاہ پر جا کر ٹھہرے گا۔ جہاز بڑی پرسکون اور اچھی خاصی رفتار کے ساتھ کھلے سمندر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوا بڑی عمدہ چل رہی تھی۔ عرشے پر کھڑے کھڑے امبر تھک گیا۔ وہ واپس موڑنے ہی والا تھا کہ اسے کیبن کے باہر جہاز کا کپتان دکھائی دیا۔ وہ ایک تجربہ کار ادھیڑ عمر کا مضبوط آدمی تھا جو زمانے کے بہت سے گرم سرد موسم دیکھ چکا تھا۔ امبر نے سوچا کہ اس آدمی سے دوستانہ سوال کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمندری ڈاکو عام طور پر کس راہ پر سے گزرا کرتے ہیں۔ امبر چپکے سے جہاز کے کپتان کے قریب جا کر سلام کر کے بولا، کپتان صاحب، خدا نے چاہا تو سفر بڑا اچھا گزرے گا۔ کپتان نے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کہا، ہاں موسم تو بہت اچھا ہے۔ اگر موسم صاف رہا تو سفر بہت خوشگوار ہوگا، لیکن موسم خراب ہو گیا تو کافی تکلیف اٹھانا پڑے گی، کیونکہ سمندر میں بڑا خوفناک طوفان آیا کرتا ہے۔ امبر نے پوچھا، کیا طوفانوں کا موسم یہی ہے؟ موسم یہ نہیں ہے، مگر کبھی کبھی طوفان اس مہینے میں بھی آ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال اب تو چل پڑے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کپتان جہاز کا رخ بدلنے والی چرخی گھما رہا تھا۔ اس نے سامنے سمندر کی لہروں کی طرف دیکھتے ہوئے امبر سے پوچھا، تم کہاں تک سفر کرو گے؟ جناب، میں آپ کے ساتھ جاپان تک جا رہا ہوں۔ بہت خوب، کیا یہ تمہارا پہلا سفر ہے نوجوان؟ نہیں جی، میں اس سے پہلے بھی جاپان کا سفر کر چکا ہوں۔ میری ایک بہن اور بھائی کیوشو میں ہی شاہی مہمان ہیں۔ کپتان نے مسکرا کر کہا، شاہی مہمان ہیں؟ بہت خوب، پھر تو تم بڑے درباری آدمی ہو۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ امبر نے جواب دیا، نہیں جناب، میں درباری نہیں ہوں۔ میں اور میرا بھائی جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ میری ایک دوا سے بادشاہ کے بچے کو صحت مل گئی، بس اسی وجہ سے میں اور میرا بھائی شاہی محل میں رہنے لگے، اور میری بہن بھی۔ پھر تم وہاں سے ہندوستان کیا لینے آئے میاں؟ میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آیا تھا۔ ہندوستان کے جنگل قیمتی جڑی بوٹیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ امبر کچھ دیر تک کپتان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتیں کپتان کو بڑی دلچسپ لگی۔ اس نے امبر سے کہا، برخوردار، تم میرے کیبن میں آ کر میرے ساتھ قہوہ پیو گے تو مجھے خوشی ہوگی، میرے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد امبر کپتان کے کیبن میں قہوہ پینے آ گیا۔ کپتان نے میز پر نقشہ پھیلا رکھا تھا اور اس پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا۔ امبر نے سلام کیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کپتان نے سر اٹھا کر امبر کی طرف دیکھا اور پھر نوکر سے کہا کہ وہ قہوہ لائے۔ کہو میاں، سفر کیسا گزرا ہے؟ جہاز بڑا ہے جس کی وجہ سے زیادہ چکر نہیں کھا رہا، ویسے بھی سمندر پرسکون ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد امبر نے پوچھا، جناب یہ تو فرمائیے کہ جاپان کے ملک کو جانے کے لیے یہی ایک سمندری راستہ یا کوئی دوسرا بھی ہے؟ کپتان نے ہنس کر کہا، میاں سمندر میں اگر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جہاز چلیں تو اس کے بے شمار راستے بن جائیں۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا، میں یہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان کی بندرگاہ سے جو جہاز چلتے ہیں کیا وہ سبھی جہاز جاپان کی ایک ہی بندرگاہ پر جا کر رکتے ہیں؟ نہیں، جاپان کی کئی بندرگاہیں، کیوشو کے علاوہ کیوٹو ہے، کیوٹو اور کئی ایک بندرگاہیں ہیں جہاں تجارتی اور مسافر جہاز آ کر ٹھہرتے ہیں۔ امبر نے صاف سوال کر دیا، کپتان صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سمندر میں جو سمندری ڈاکوؤں کے جہاز چلتے پھرتے ہیں وہ اگر جاپان کو روانہ ہو تو کس جگہ پر جا کر ٹھہریں گے؟ کپتان نے بڑے غور سے امبر کو دیکھا اور پوچھا، میاں صاحبزادے، تمہارا ان بحری ڈاکوؤں کے جہاز سے کیا تعلق ہے؟ تم ان کے بحری راستوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ امبر نے کہا، جناب اب میں آپ سے صاف صاف بیان کر دوں کہ میں اپنی ایک بہن کی تلاش میں جاپان کا سفر کر رہا ہوں جس کو بحری ڈاکو اغوا کر کے جہاز پر اٹھا کر لے گئے۔ مجھے اطلاع ملی کہ سمندری ڈاکوؤں کا جہاز جاپان کی طرف جا رہا ہے۔ کپتان کچھ دیر امبر کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تمہاری بہن اغوا ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بحری ڈاکو بہت کم بندرگاہوں پر جاتے ہیں، عام طور پر وہ سمندروں میں ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی خوراک وغیرہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی گمنام سے جزیرے پر یا کسی ملک کے بے آباد ساحل پر جا کر لنگر ڈال دیتے ہیں۔ وہاں ان کے خاص آدمی
خوراک وغیرہ کا ذخیرہ لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جناب، امبر نے کہا، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس سمندری جہاز پر میری بہن سوار ہے وہ جہاز جاپان کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو وہ ضرور جاپان کے غیر آباد ساحل پر جا کر رکے گا۔ میرے خیال میں کیوٹو سے دور ساحل ایسا ہی ہے، سنا ہے کہ اس جگہ کبھی کبھی کوئی بحری قزاق کا جہاز دکھائی دیتا ہے۔ امبر نے کہا، کپتان صاحب، کیا آپ نقشے میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ جاپان میں کس مقام پر ہے؟ کیوں نہیں، آؤ میرے پاس۔ کپتان نے میز پر رکھے ہوئے چمڑے کے نقشے پر جھک کر امبر کو بتایا کہ جاپانی ساحل پر وہ جگہ کہاں ہے جہاں اس کے خیال کے مطابق سمندری ڈاکوؤں کے جہاز کو جا کر کنارے لگنا تھا۔ کپتان نے کہا، یہ جگہ اس لیے بھی محفوظ ہے کہ یہاں سمندروں میں ساحل کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر بے شمار چٹانیں نکلی ہوئی ہیں۔ ایک ماہر تجربہ کار کپتان یہاں سے اپنا جہاز گزار سکتا ہے، اور سمندری قزاق بہت ماہر اور تجربہ کار کپتان ہوتے ہیں۔ ان کی ساری عمر ہی سمندروں میں گزر جاتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ سمندری قزاقوں کا جہاز اسی جگہ رکے گا۔ امبر نے کہا، مجھے اس جگہ کیسے پہنچنا ہوگا؟ اس کے لیے تم کیوشو سے کشتی میں سوار ہو کر کیوٹو جاؤ گے اور پھر وہاں سے مغربی ساحل پر چٹان کے پاس جاؤ گے، مگر تمہارے وہاں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تمہیں تو اس وقت وہاں جانا چاہیے جب سمندری ڈاکوؤں کا جہاز وہاں لنگر ڈال چکا ہو۔ جب بھی وہاں نہیں ہوگا تو وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امبر بولا، میں کوشش کروں گا کہ جہاز کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچوں۔ کپتان ہنس کر پر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سمندری ڈاکوؤں کے جہاز کو یہاں سے روانہ ہوئے 10 روز ہو گئے ہیں، وہ تو اب جاپان کے ساحل پر پہنچنے والا ہوگا۔ تمہارے لیے اس جہاز کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بحری ڈاکوؤں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کدھر نکل جائیں۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ سمندری ڈاکوؤں کو کیا ضرورت تھی کہ تمہاری بہن کو اغوا کرتے؟ وہ تو عام طور پر دولت لوٹا کرتے ہیں۔ امبر نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ میری بہن کو ایک ڈاکو نے اغوا کر کے ایک ٹھگ کے پاس بیچ دیا۔ یہ ٹھگ جاپان میں جا کر عورتوں کو لونڈیاں بنا کر شاہی محلات میں فروخت کرتا ہے اور وہاں سے لونڈیاں خرید کر ہندوستان میں آ کر فروخت کرتا ہے۔ چنانچہ جہاز پر یہ ٹھگ میری بہن کو لے کر جاپان جا رہا ہے۔ کپتان نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ایسا کہو نہ، پھر وہ یقیناً کیوشو جائے گا، کیونکہ اسی جگہ شاہی محل ہے۔ لیکن وہاں کا بادشاہ بہت شریف ہے، اس کے محل میں لونڈیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تمہیں کیوشو پہنچ کر وہاں سے کیوٹو جانا ہوگا۔ کیوٹو کیوشو سے 2 رات اور 1 دن کے سفر پر ہے۔ امبر بڑے غور سے کپتان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کی باتیں بڑی فائدہ مند تھیں، ان میں امبر کے لیے بے حد معلومات تھی۔ اب اسے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کسی طرح وہ جلدی سے جلدی کیوشو پہنچے تاکہ وہاں سے وہ ناگ اور ماریا سے مل کر اپنی بہن شکنتلا کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر سکے۔ اب ہم آپ کو واپس سمندری ڈاکوؤں کے جہاز پر لیے چلتے ہیں۔ امبر کپتان کے تجارتی جہاز پر جاپان کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے شکنتلا کو لے کر شیواجی ٹھگ سمندری ڈاکوؤں کے جہاز پر جاپان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ شکنتلا بیچاری مجبور اور بے بس ہو کر اپنے کیبن میں پڑی تھی۔ وہ ٹھگوں کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بڑے خونخوار قسم کے بحری ڈاکوؤں کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ بحری ڈاکوؤں کا بادبانی جہاز سمندر میں بھاگا چلا جا رہا تھا۔ سمندری ڈاکوؤں کے جہاز عام طور پر بڑے چھوٹے جہاز ہوتے ہیں تاکہ دوسرے جہازوں سے مقابلے کے وقت وہ تیزی سے دائیں بائیں گھوم کر حملہ کر سکے۔ جہاز کے بانس پر سے ڈاکوؤں نے اپنا کھوپڑی اور ہڈیوں والا جھنڈا اتار دیا۔ یہ جھنڈا وہ اس وقت لہراتے جب کسی جزیرے میں اترنا ہوتا یا کوئی تجارتی جہاز سامنے آ جاتا۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ سمندر پر خوب چمک رہی تھی اور پانی کی لہریں بڑی روانی اور سکون کے ساتھ بہہ رہی تھیں۔ انہیں سمندر میں سفر کرتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران جہاز کسی بھی بندرگاہ پر نہیں رکا تھا۔ 8ویں روز اچانک جہاز پر ایک ڈاکو بیمار پڑ گیا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ مر گیا۔ شام کو دوسرا ڈاکو بھی بیمار ہو کر مر گیا۔ 2 روز کے اندر اندر جہاز پر 7 ڈاکو بیمار پڑ کر مر گئے۔ کپتان پریشان ہو گیا۔ اس نے شیواجی کو بلا کر کہا، معلوم ہوتا ہے جہاز پر کسی وبائی بیماری نے حملہ کر دیا۔ شیواجی نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ کیا جہاز پر کوئی حکیم نہیں؟ کپتان نے کہا، یہ کوئی تجارتی جہاز نہیں، ڈاکوؤں کا جہاز ہے، یہاں کوئی حکیم کہاں سے آئے گا؟ شیواجی نے کہا، مگر تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی دوائی ساتھ ضرور رکھنی چاہیے۔ کپتان کہنے لگا، اسے تم چھوڑو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے فوراً اس سمندری بیماری کا علاج نہ کیا تو جاپان تک پہنچتے پہنچتے جہاز کے سارے آدمی مر جائیں گے۔ شیواجی نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ کپتان نے کہا، یہاں سے جنوب کی جانب مارشی نام کا ایک گمنام سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑے اسمگلر کی حکومت ہے۔ وہ میرا دوست ہے، اس کا نام موشے ہے۔ اگر جہاز کو موشے اسمگلر کے جزیرے کی طرف لے جائے تو اس کے خاص حکیم سے ہم بیمار ملاحوں کا علاج بھی کرا سکتے ہیں اور جہاز کی صفائی بھی کرا لیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ شیواجی بولا، بھائی خیال کیا پوچھتے ہو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم نے جہاز کی صفائی نہ کرائی تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ جہاز کو جزیرے کی طرف موڑ دو۔ بحری قزاق نے اسی وقت حکم دیا کہ جہاز کا رخ جنوب کے جزیرے مارشی کی طرف موڑ دیا جائے۔ نائب کپتان نے جہاز کی چرخی گھما کر رخ جنوب کی طرف کر دیا۔
शकुंतला अपने कैबिन की गोल खिड़की में से बाहर देख रही थी। उसने जहाज को दाएं जानिब घूमते महसूस किया। वो खुद जहाज पर फैली बीमारी से बहुत घबराई हुई थी। एक बूढ़ा डाकू शकुंतला से डरते डरते बड़ी हमदर्दी करने लगा। उसका काम जहाज में दूसरों डाकुओं की खिदमत करना था। चूंकि वो बूढ़ा हो गया इसलिए उसे कोई नहीं पूछता था। हर कोई उससे खिदमत कराता, उससे झिड़कता रहता था। कप्तान ने उसकी ड्यूटी शकुंतला को दोनों वक्त खाना देने पर लगाई हुई थी। दोपहर को वो खाना लेकर आया तो शकुंतला ने पूछा, बाबा ये जहाज का रुख क्यों बदल दिया गया? क्या हम लोग वापस जा रहे हैं? हिंदुस्तान जा रहे हैं क्या? बूढ़े डाकू ने कहा, बेटी जहाज पर जो बीमारी फैल गई उससे कप्तान और शिवाजी बहुत परेशान हो गए हैं। अब चनाचे जहाज को एक करीबी जजीरे की तरफ ले जाया जा रहा है। वहाँ जहाज की सारी सफाई होगी, इसे धोया जाएगा, इसमें दवाइयाँ छिड़की जाएंगी और बीमार मलाहों का इलाज किया जाएगा। शकुंतला ने पूछा, मगर बाबा क्या इस जजीरे पर कानूनी हुकूमत नहीं? नहीं बेटी, जजीरे पर एक कातिल और बड़े बदनाम स्मगलर मोशे की हुकूमत है। ये जजीरा स्मगलरों और बहरी डाकुओं की जन्नत है। हमारे कप्तान का स्मगलर मोशे से बहुत दोस्ताना है। शकुंतला बोली, ये जहाज जजीरे पर कितनी देर ठहरेगा? बूढ़े डाकू ने कहा, यही कोई हफ्ता भर तो जरूर ठहरेगा। इससे कम वक्त में जहाज की सफाई नहीं हो सकेगी। शकुंतला ने आह भरकर कहा, काश बाबा तुम मेरी कोई मदद कर सकते। बूढ़े डाकू ने उदासी भरे लहजे में कहा, बेटी मैं एक ऐसा परिंदा हूँ जिसके पर काट दिए गए हैं। मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता, मेरी किसी के आगे पेश नहीं चलती। फिर भी मैं जजीरे में पहुंचकर कोशिश करूंगा तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मगर बेटी अगर जजीरे पर तुम उतर भी गई तो वहाँ क्या करोगी? ये जजीरा तो चारों तरफ से वहशी लोगों से भरा पड़ा है। वहाँ के सारे जंगली लोग भी स्मगलर मोशे की तरह कातिल और डाकू हैं। मैं वहाँ रह चुका हूँ। वो लोग तो मामूली सी बात पर कत्ल करके समंदर में लाश फेंक देते हैं। शकुंतला ने कहा, बाबा जजीरे पर जाने का सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जगमगा उठी। मुझे यूं लगता है कि ये जजीरा जैसे मेरी मदद करेगा, वहाँ के लोग मेरी मदद करेंगे। बूढ़े ने कहा, मुझे बहुत कम उम्मीद नजर आती है। फर्ज कर लिया कि तुम जहाज पर से जजीरे पर भाग भी जाती हो तो कहाँ जाओगी? सारा जजीरा चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। वहाँ के वहशी लोग स्मगलर मोशे के वफादार हैं, उसके अपने आदमी हैं। तुम्हें कोई भी पनाह नहीं देगा, बल्कि तुम्हें पकड़कर खुद शिवाजी के हवाले कर देगा। शकुंतला ने कहा, बाबा जी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। जजीरे पर पहुंचकर देखा जाएगा। मेरी रिहाई की कोई ना कोई सबील जरूर पैदा हो जाएगी, ये मेरा दिल कह रहा है। खुदा करे कि ऐसा हो। बहरी डाकुओं के जहाज का जजीरे की तरफ रुख मोड़े दूसरा दिन था। इसी अरसे में 2 और मल्लाह मर गए। वहाँ वाकई सारे जहाज पर वबा फैल गई थी। उसकी वजह यह थी कि ये समुद्री डाकू बड़े गंदे थे। उनके कपड़े मैल से भरे थे। वो सारी जिंदगी समंदर में गुजार देते थे, मगर नहाने साल साल भर के बाद थे। खुद कप्तान को नहाए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त दूर से जजीरा दिखाई दिया। दोपहर के बाद जहाज जजीरे पर जाकर लग गया। स्मगलर मोशे ने अपने शानदार मकान की खिड़की में से समुद्री डाकुओं के जहाज को जजीरे की तरफ आते देख लिया। वो घोड़े पर बैठकर खुद समंदर के किनारे आ गया। जहाज पर डाकुओं का खोपड़ी और हड्डी वाला झंडा लहरा दिया गया। जहाज पर से उतरते ही कप्तान आगे बढ़कर मोशे स्मगलर के गले मिला। मोशे स्मगलर के चेहरे पर खूनखारी थी। जख्म का एक लंबा निशान उसकी आंख से लेकर नीचे ठोड़ी तक चला गया था। मोशे स्मगलर ने कप्तान से कहा, मुझे खुशी हुई है कि कप्तान तुम एक अरसे के बाद इस जजीरे पर आए हो। ये तो बताओ कि तुम्हें इस तरफ आने का ख्याल कैसे आ गया? कप्तान ने कहा, तुम्हारे मकान में चलकर बताऊंगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मोशे स्मगलर कप्तान को लेकर अपने शानदार महल में आ गया। शिवाजी ठग भी उसके साथ था। यहाँ मोशे ने अपने मेहमानों की पुरतकल्लफ दावत की। उन्हें भुने हुए समंदरी केकड़े और उम्दा तरीन मछलियों का गोश्त खिलाया गया। खाने से फारिग होकर कहवा पीते हुए कप्तान ने उसे कहा, मोशे हमारे जहाज़ पर समुद्री बुखार ने हमला कर दिया है। मेरे कई एक मल्लाह इस समुद्री बुखार में मुतला होकर मर चुके हैं। मुझे मजबूरन इस जजीरे पर आना पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हकीम मेरे आदमियों का इलाज करे और यहाँ मेरे जहाज़ की अच्छी तरह सफाई भी हो जाए और उसमें जरासीम मारने वाली दवाइयों का छिड़काव भी हो जाए। मोशे ने मूँछों पर हाथ फेर कर कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी हो जाता है। उसने फ़ौरन अपने हकीम को हुक्म दिया कि जाकर जहाज़ पर बीमार मल्लाहों का इलाज करे और जहाज़ की सफाई का बंदोबस्त किया जाए। शिवाजी ठग ने कप्तान से मशवरा किया कि शकुंतला को कहाँ ले जाकर रखा जाए। कप्तान ने कहा, मोशे के महल में एक तहखाना है, तुम उस तहखाने में शकुंतला को बंद कर सकते हो। इससे बेहतर इस जगह सारे जजीरे में कहीं और नहीं। ठीक है, मैं आज ही शकुंतला को वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन तहखाने से वो कहीं किसी और तरफ भाग तो नहीं जाएगी? कप्तान ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मोशे स्मगलर के तहखाने को क्या समझ रखा है? वो तो एक किला है, किला। और फिर वहाँ से भाग कर ये औरत कहाँ जाएगी? इस सारे जजीरे पर मोशे स्मगलर की हुकूमत है। जहाज़ के सारे वहशी मोशे के गुलाम हैं और इसी का दिया खाते हैं। ये औरत वहाँ से भागकर जहाँ भी जाएगी वापस मोशे के महल में पहुँचा दी जाएगी। तो फिर ठीक है, तुम मोशे स्मगलर से बात कर लो। तुम शकुंतला को लेकर आओ, मैं उससे बात करता हूँ। कप्तान मोशे स्मगलर के महल की तरफ और शिवाजी ठग समंदर में खड़े जहाज़ की तरफ चल पड़ा।
उस वक्त शकुंतला अपने कैबिन में बंद पड़ी थी। इतने में बूढ़ा डाकू खाना लेकर आ गया। शकुंतला ने खामोशी से खाना खाया, फिर बूढ़े डाकू से कहा, बाबा क्या मैं इसी जहाज में बंद रखी जाऊंगी, कहीं बुखार मुझ पर हमला न कर दे। बूढ़े डाकू ने कहा, आज शाम से जहाज की जबरदस्त सफाई हो रही है, मेरा ख्याल है इससे पहले तुम्हें किसी और जगह रवाना कर दिया जाएगा। इतने में दरवाज़ा खुला और शिवाजी ठग दूसरे ठगों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने शकुंतला की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? शकुंतला ने पूछा। तुम ये पूछने वाली कौन होती हो? तुम मेरी लौंडी हो, मैं जहाँ चाहे तुम्हें ले जा सकता हूँ, चलो उठो। फिर उसने अपने 3 साथी ठगों से कहा, तुम इस औरत को लेकर मोशे स्मगलर के मकान पर पहुंचो और उसके हवाले कर दो, मैंने उससे सारी बात कर दी है। ठगों ने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा सरदार। बूढ़ा डाकू खाने के खाली बर्तन लेकर चला गया। 3 ठग शकुंतला के हाथ बांधकर कैबिन में से निकालकर बाहर ले आए। फिर उन्होंने उसे कश्ती में सवार किया और जजीरे पर आ गए। शकुंतला ने 8-10 रोज के बाद जमीन पर कदम रखा था। उसके पैर डगमगा रहे थे। जजीरा बड़ा सरसब्ज था, हर तरफ नारियल और पाम के झुंड थे। आसमान पर शाम की सुनहरी धूप फैल रही थी। किनारे से दूर मलाओं की झोंपड़ियां बनी दिखाई दे रही थी। तीनों ठग शकुंतला को एक गधा गाड़ी पर सवार करवा के मोशे स्मगलर के शानदार मकान पर ले आए। ये आलीशान महल 2 मंजिला था। उसके सामने बड़ा खूबसूरत बाग था, पीछे जंगल था। खिड़कियों में फूलों के गमले लटक रहे थे। एक तरफ मोशे स्मगलर की 2 घोड़ों वाली बग्गी खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो जजीरे की सैर किया करता था। पहली मंजिल में बाग में एक तरफ चिड़िया घर बना हुआ था, जिसमें पिंजरों में परिंदे चहचहा रहे थे। शकुंतला को मोशे स्मगलर के रूबरू पेश किया गया। मोशे स्मगलर ने शकुंतला को देखकर कप्तान से कहा, कप्तान ये लौंडी शिवाजी ठग ने कहाँ से ली है? कप्तान ने कहा, यह कहता था कि इसने इसे हिंदुस्तान की एक रियासत से खरीदा था। मोशे स्मगलर ने कहा, उसे बुलाओ, मुझे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। उसी वक्त शिवाजी ठग को बुलाया गया। शिवाजी ठग ने आकर मोशे स्मगलर को झुक कर आदाब किया और कहा, आपने मुझे याद फरमाया मोशे। मोशे स्मगलर ने कहा, शिवाजी ये बताओ तुम इस लौंडी को जापान क्यों और किस लिए ले जा रहे हो? शिवाजी बोला, जनाब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, मैं इसे जापान क्यों ले जा रहा हूँ? मैं इसे शाह जापान के महल में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। मोशे ने कहा, और अगर हम इसे ख़रीद लें तो, और तुम्हें मुंह मांगा इनाम दें तो क्या तुम राज़ी हो जाओगे? शिवाजी बोला, जनाब मैं एक कारोबारी ठग हूँ, मेरा काम ही लौंडियाँ ख़रीदना और उन्हें फ़रोख्त करना है। मेरा ख्याल था कि ये खुश शक्ल लौंडी है और शाह जापान के यहाँ इसकी कीमत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? मुझे अगर नुकसान भी होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि मैं आपके आगे इनकार नहीं कर सकता। मोशे स्मगलर ने ज़मीन पर पैर मारकर कहा, हम शाह जापान से कम नहीं हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे, तुम जो मांगोगे हम वही तुम्हें देंगे। बोलो तुम इस औरत के एवज़ कितनी अशरफियाँ तलब करते हो? शिवाजी ने बड़ी मक्कारी से कहा, जनाब अली, शाह जापान के एक आदमी ने इसकी कीमत 17,000 अशरफी डाली थी, आगे आपकी मर्जी है, जो दे दें मैं खुशी से कबूल कर लूँगा। मोशे स्मगलर ने कहा, अगर शाह जापान ने इस लौंडी की कीमत 17,000 अशरफी डाली है तो हम तुम्हें 20,000 अशरफियाँ देंगे। हम इस जजीरे के बादशाह हैं, हम शाही जापान से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे। आज से ये लौंडी हमारे महल में कनीज बनकर रहेगी। फिर मोशे स्मगलर ने ताली बजाई। एक आदमी कमरे में आकर झुक गया। हुक्म सरकार। मोशे ने कहा, शिवाजी को खजाने में ले जाओ और इसे 20,000 अशरफियों की थैली गिनकर हवाले कर दो। क्या शिवाजी अब तुम खुश हो? शिवाजी ने सलाम करके कहा, जनाब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शाही जापान से कई गुना ज़्यादा रकम देकर निहाल कर दिया। शिवाजी उस आदमी के साथ अशरफियों की थैली लेने बाहर निकल गया। अब कमरे में शकुंतला, कप्तान और मोशे रह गए। मोशे ने शकुंतला की तरफ देखकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम शकुंतला है, आज से तुम मेरी बेहतरीन और पसंदीदा कनीज़ हो। तुम इस महल में नए कपड़े पहनकर रहोगी, तुम्हें महल से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। फिर मोशे ने एक बूढ़ी कनीज़ मशाता को बुलाकर कहा, मशाता जाओ और शकुंतला को नहला धुलाकर नया जोड़ा पहना दो। आज से ये भी दूसरी कनीज़ों की तरह इस महल में रहेगी। खबरदार इसे महल से बाहर कदम मत रखने देना, वरना तुम जानती हो कि मोशे बड़े आराम से औरतों की गर्दन मरोड़ दिया करता है। मशाता बोली, जो हुक्म सरकार। मशाता ने शकुंतला को साथ लिया और कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।